पिछले एक साल में बहुत कुछ घटा है। मेरी लाइफ में तो घटता ही रहता है, बट स्कॉडा की लाइफ में भी बहुत कुछ घटा है। इनकी पहली 4 मीटर से छोटी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसको हम बोलते हैं, उसका अनाउंसमेंट हुआ कि भैया लेकर आ रहे हैं। फिर नामकरण वाला पूरा माहौल चला, नामकरण महोत्सव हुआ। फिर हमने इसको ढके हुए रूप में चलाया, आपको इंटीरियर नहीं दिखाया। फिर हमने आपको इसको बिना ढके हुए रूप में दिखाया और इंटीरियर भी दिखाया। अब फाइनली मैं चला रहा हूं, बट अभी भी शोरूम पे नहीं पहुंची है, तो शोरूम पे भी पहुंच जाएगी धीरे धीरे करके। तो मतलब लगभग 12 महीने टोटल इन्होंने लिए हैं इस पूरे माहौल को बनाने के लिए। अब माहौल बन पाया है, नहीं बन पाया है, आप बताइए या फिर समय बता देगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे इस गाड़ी में बहुत सही लगा और क्या नहीं लगा। देखिए, 4 मीटर से छोटी गाड़ी बनाना एक्चुअली हर डिजाइनर के लिए चैलेंज होता है। बहुत कम अच्छी दिखने वाली 4 मीटर से छोटी एसयूवीज की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी बना पाए हैं लोग। मुझे लगता है कि इन्होंने ठीक ठाक काम किया है। डिजाइन के बारे में गाना हम ज्यादा गाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो आप देख चुके हो। अपन बात करेंगे कि भैया ओवरऑल फील क्या है, क्वालिटी क्या है, उन सब चीजों की बात करेंगे। जो फिट एंड फिनिश लेवल्स, या फिर हमारे यहाँ पर एक बात मानी जाती है कि पतरा जितना बढ़िया होगा उतनी बढ़िया बिल्ड होगी। एक्चुअली पतरा तो इसका बढ़िया है, बट उसका बिल्ड से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्ड का लेना देना होता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी चैसी कैसी है, और उसमें रीइंफोर्समेंट कितने अच्छे किए गए हैं, कितने अच्छे से इम्पैक्ट को वो ले सकती है। और उस मामले में स्कोडा और फोक्सवैगन का जो इनका प्लेटफॉर्म है, एओ इन जिसको ये बोलते हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है और वो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है। हालांकि जो व्हील बेस है उसको थोड़ा सा काटा गया है, 80 mm। क्यों काटा गया है, यू नो द रीजन। 4 मीटर से छोटी करनी थी, टैक्स बचाना था, सस्ती करनी थी। सस्ती के नाम पे याद है 7.89 लाख पे इसकी प्राइस लॉन्च हो गई है एंट्री लेवल वेरिएंट की। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट अगर ऑटोमेटिक अगर आप जा रहे हो तो लगभग 14.5 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास जाता है, जो कि अगेन इसको उसी बॉल पार्क फिगर में खड़ा कर देता है जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ हैं। इंटरेस्टिंगली 7.89 लाख पे आपको कोई भी टर्बो GDI वर्जन नहीं मिलेगा। ना आपको कोरियंस ऑफर करते हैं, ना आपको महिंद्रा ऑफर करता है, और टाटा के पास तो GDI है ही नहीं इस सेगमेंट में। तो सबसे सस्ती GDI वाली गाड़ी हो गई है। सो दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब इन दैट सेंस। तो अगर आप बेस से ऊपर वाला वेरिएंट भी लेते हो तो फर्स्ट यू गेट अ टर्बो GDI, सेकंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ स्कोडा इज रियली गुड। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चरली सेफ गाड़ियां ये बनाते हैं। भारत इनकैप में 5 स्टार ले चुकी है, ग्लोबल इनकैप में नहीं अभी तक टेस्ट हुआ है, बट ग्लोबल इनकैप में मुझे पूरी उम्मीद है 5 स्टार ही लेकर आएंगे। बट ओवरऑल टिपिकल स्कोडा जैसी गाड़ी होती है, टिपिकल जो ग्रिल है, टिपिकल जो एलिमेंट है, ऐसे दूर से देखकर आपको लगेगा नहीं कि कुछ और ही गाड़ी आ रही है, स्कोडा ही लगने वाली है। आप इसको एक तरीके से छोटी कुशाक बोल सकते हो। कुशाक भी वैसे छोटी ही लगती है, बट उससे भी थोड़ी छोटी और गाड़ी हो गई है। मतलब क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है कि वो छोटी नजर आती है। हालांकि व्हील बेस वगैरह अच्छा खासा लंबा है, कुछ चीजें मिस करती है ये सेगमेंट की। अगर आप बात करो 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर नहीं आता है। अब कई लोग बोलेंगे इतनी छोटी गाड़ी है, गाड़ी चलाना सीख लो, 360 डिग्री कैमरे की क्या जरूरत है। देखिए, बहुत छोटी छोटी गलियां भी होती है शहरों के अंदर, और कुछ पार्किंग स्पॉट्स एकदम टाइट भी हो जाते हैं, और हेल्पफुल फीचर है तो दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है उसकी क्वालिटी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगती है। एटलीस्ट उसको बेहतर करना चाहिए था। एकदम भयंकर कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज आपके लिए आती है, जो कि रियलिस्टिक आपको पिक्चर नहीं देती है, तो वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। उसके अलावा एडास भी बहुत सारे लोग ऑफर करने लगे हैं। अगेन फैंस बोलेंगे एडास की क्या जरूरत है। अब देखिए, जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं है, गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, बट पॉइंट ये है जब गाड़ी लेकर आए हैं तो कंपटीशन के हिसाब से आपको बनानी होती है। अब देखिए, इससे पहले कि हम अंदर जाएं, आपको एक और चीज बता देता हूँ। बूट जो है 446 लीटर का है, काफी स्क्वायरिश सा है, तो सामान अच्छा खासा आ सकता है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज जो ये करते हैं, सिंपली क्लेवर फीचर इसको ये बोलते हैं, वो ये कि इफ इन केस सामान ज़्यादा है और पार्सल ट्रे आपको यूज़ नहीं करनी है तो इसको हटाइए आप। अब जनरली क्या होता है, बाकी गाड़ियों में आप इसको या तो कहीं ना कहीं पे घर पे छोड़ के जाते हो, या फिर आप बीच वाली जो सीट है उस पर रख देते हो, मतलब पीछे वाली सीट पर रख देते हो। यहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज, आप इसको ऐसे लगाइए तो ये अच्छे से क्लिप हो जाता है, और फिर आपके पास में बहुत सारा स्पेस जो है वो निकल जाता है, इसमें आप सामान रख सकते हो। और तो गाड़ी के अंदर आ गया, और अंदर के बारे में भी एक्चुअली मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी दे चुका हूँ, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसी लग रही है। सबसे पहले क्वालिटी लेवल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली हमने स्कोडास जो देखी हैं वो मोस्टली, जितनी भी एक्सपेंसिव स्कोडास देखी हैं वो इम्पोर्टेड आती हैं। वहाँ का मटेरियल कंपैरेटिवली बेटर होता है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने लोकलाइज की हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोकल वेंडर से चीज़ें ली हैं, उसके बाद भी फिट एंड फिनिश लेवल्स आर टॉप नॉच टू बी ऑनेस्ट। यस, जब फील की बात आती है
तो आपके पास में थोड़ी सी बेटर गाड़ियां हैं, जैसे कि अभी सिरोस आने वाली है। सिरोस फील्स रियली रियली रिच, बट अगर आप रोबस्टनेस की बात करो, वो एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी वाली फील है, वो इस गाड़ी के अंदर है। हर जगह से वेरी वेल फिनिश्ड लगती है। इनफैक्ट आपने स्लाविया अगर देखा हो तो स्लाविया में एक एलिमेंट आता है जो कि एम्बिएंट लाइट वाला काम करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हल्का क्वालिटी का लगता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी गई है, जो कि अच्छी बात है। जो भी मटेरियल यूज़ किए हैं सॉफ्ट टच नहीं यूज़ किए हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन एक तो अच्छे हैं, दूसरा रोबस्ट फील होती है। यस, सॉफ्ट टच मटेरियल्स हो जाते हैं तो थोड़ी प्रीमियम वाली फील आ जाती है, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें तो है ही हैं, बट डैशबोर्ड पे कहीं पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। ये टच स्क्रीन जो है ये मेरे को बहुत पसंद है इनकी, एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। द ओनली थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज द रिवर्स पार्किंग कैमरा। द मोमेंट आई पुट इट इन द रिवर्स, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कर दिया है, मतलब ये मिट्टी का कलर जो है ये एक्स्ट्रा मिट्टी का कलर इन्होंने कर दिया है। पीछे समुंदर का जो कलर है वो एक्स्ट्रा समुंदर वाला कलर हो गया है, वो चीज़ थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बट अदर देन दैट फीचर्स जो हैं वो काफ़ी सारे दिए गए हैं। जो मेरे फेवरेट उनकी बात कर लेते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, दिस इज रियली नाइस। आई थिंक एवरी कार शुड हैव इट। Number 2, auto dimming IRVM. Every car should have it. Number 3, electric adjustment for driver and co-driver. In fact, जो अच्छी बात है, ये जो सीट है ये एग्जैक्ट सीट आपको कुशाक में भी मिलती है, और कुशाक से एक सेगमेंट के नीचे की गाड़ी है उसमें भी सेम आपको मिल रही है। अच्छी बात है। वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मुझे आई ट्रूली अप्रिशिएट इट, क्योंकि इंडिया जैसे क्लाइमेट कंडीशन में यू नीड दोज काइंड ऑफ सीट्स। और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को दिया गया है, तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए वेंटिलेशन सीट, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इनका जो वेंटिलेशन जब आप ऑन करते हो तो जो आवाज़ करती है ना, इनका जो फैन जो इन्होंने लगाया है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा करती है। नॉट जस्ट इन दिस कार, इन एवरी कार पॉसिबल, जो भी सारी गाड़ियाँ हैं उनमें ये चीज़ देते हैं। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट छोटा दिया गया है, और आई थिंक इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से यू डोंट नीड सनरूफ एट ऑल, बट क्योंकि जनता को चाहिए तो इन्होंने दिया है। पैनोरामिक नहीं दिया है, बट नॉनदलेस दिया तो गया है। तो अगर आपको बच्चों को सुखाना है तो वो स्ट्रगल करेंगे, बट सुखाना क्यों है आपको, नहीं करना चाहिए फालतू की हरकतें आपको सिर्फ रील के चक्कर में, सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में करनी नहीं है आपको वो चीज़। जो टच पॉइंट्स हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील पर आपको लेदरेट फिनिश दिया गया है, बटन्स की फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी है, क्रोम का सटल इस्तेमाल, बहुत अच्छा इस्तेमाल ये लोग करते हैं। यहाँ पे आप जो ड्राइवर साइड यहाँ पे हाथ रखते हो, यहाँ पर भी जो है आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। इनफैक्ट कई लोग जो हैं, कई ब्रांड्स जो हैं यहाँ पर बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, कुछ सामान नहीं रख सकते हो, बट इन्होंने इसके लिए भी सामान वाली जगह बना दी है, जो कि एक अच्छी बात है। वन टच अप और डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड आपको विंडो में मिलता है, बाकी सब में नहीं मिलता है, जो कि आपको सेगमेंट में कुछ एक गाड़ियाँ देने लगी। क्या हो गया भैया, ये देख रहे हो, ये दिक्कत ना एक्चुअली स्कोडा की बहुत सारी गाड़ियों में है। पॉइंट ये है कि ये बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखा है कि आप ऊपर करते हो फिर वापस से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है इसका जो विंडो है, जो इसका ग्लास है। बेसिकली फील जो है गाड़ी का, वो दो तरीके से फील हम डिफाइन करते हैं। वन इज परसेप्शन वैल्यू जो है, मटेरियल जो है, सॉफ्ट टच कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट, वो चीज़ें नहीं मिलेगी, बट रोबस्टनेस वाली बात आएगी, एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी वाली बात आएगी। एवरी वे यू टच द फिट एंड फिनिश लेवल्स फील रियली रियली नाइस। तो ये फ्रंट सीट का ओवरऑल हाल है। आई थिंक मैंने सब बता दिया है। एक चीज़ जो सभी ब्रांड्स आजकल कर रहे हैं कि टच सेंसिटिव अपना एसी देते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने टच सेंसिटिव दिया है। हालांकि काम एकदम परफेक्टली करता है, बट ये टच वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा दूर करना चाहिए। एक नया नियम आना चाहिए कि टच वाली चीज़ें जो इन्होंने दी उसके टैक्स और 5% लगे, वैसे भी टैक्स हमारे बहुत लगते हैं, तो ये इस पर भी टैक्स लगा दो, तो जिससे कि सारे बटन जो हैं वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि ऑन द गो कई बार आपको करना पड़ता है तो आपको ध्यान हटाना पड़ता है। देयर शुड बी अ नॉब जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर पाओ। दो टाइप सी के इंक्लूजन्स हैं, वायरलेस चार्जर है, ये सब चीज़ें दी गई है। 12V पावर सॉकेट दिया गया है। इनफैक्ट ये छोटी सी एक जगह दी गई है जहाँ पे आप चाबी रख सकते हो, वेरी नाइसली फिनिश्ड। इनफैक्ट जो कप होल्डर्स हैं इसके अंदर भी रबराइज्ड फील दी है, सो दैट यू नो आपका जो भी ड्रिंक है वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, उस हिसाब का इन्होंने ध्यान रखा है। तो ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कमी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अगर आप वो एडास और ये 360 डिग्री कैमरा को हटा दो, उसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक फीचर जो है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। एंड वी एनकाउंटर्ड द सेम थिंग अगेन। क्यों है ये? ऑलराइट, तो इंटीरियर की बाकी सब चीज़ों की बात कर ली है। अब सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं कि अगर लंबा आदमी भी बैठा है तो आप क्या पीछे बैठ सकते हो, 2-6 फुट के आगे पीछे बैठ सकते नहीं बैठ सकते हो। सबसे लंबा आदमी हमारे पास में अभी इस टाइम पे निखिल भैया अवेलेबल है। निखिल भैया एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर लो। हाँ जी, ये मैंने एडजस्ट कर ली है। ये वो वाली लाइक अभी कंफर्ट वाली पोजीशन।
नहीं, ये कंफर्ट वाली नहीं है, कंफर्ट वाली में तो फिर और पीछे जाएगी। ये वैसी है कि लाइक ठीक है, इसमें मैं बैठ सकता हूँ, ओके ढंग से आराम से बैठ सकता हूँ। अगर लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा जाना है, तो ये वाली पोजीशन है। एटलीस्ट मुझे इतना तो चाहिए। बहुत ज़्यादा चौड़ में बैठने वाली तो फिर वो पोजीशन अलग हो जाएगी। मैं वो पीछे फिर जाके थोड़ा सा देखता हूँ एक पीछे, बार, फिर आप एडजस्ट करके देखना। बिल्कुल। ठीक है, तो निखिल इज अबाउट 6'1", 6'1". निखिल इज 6'1", आई एम अबाउट 5'6", और जो मेरी सीट है मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, आई थिंक मैं इस लेवल पे एडजस्ट करके आई थिंक कंफर्टेबल रहूँगा। तो 6'1" के पीछे क्या मैं बैठ सकता हूँ, और मेरे पीछे तो ऑफकोर्स आपको नज़र आ ही जाएगा। सो लेट्स सी। ऑलराइट, तो अगर मेरे जितनी हाइट का बंदा बैठा है 5'6" या 5'7" या 5'8" भी इनफैक्ट अगर बैठ जाएगा, 5'8", 5'9" तक का बंदा या 5'10" तक का बंदा भी नी रूम है उसके पास में। इनफैक्ट थाई सपोर्ट भी जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा लग रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब निखिल वाली सीट के पीछे की साइड बैठ के मैं देखता हूँ। हाँ निखिल, यू कंफर्टेबल? अभी तो बेसिकली वाली पोजीशन में सेट किया जिसमें लाइक एटलीस्ट जितना मुझे चाहिए। ओके, ये वाला अगर चौड़ में बैठने वाली चाहिए हाँ, बेयर मिनिमम वाली पोजीशन है ये। अगर वैसा है कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर कंफर्ट वगैरह का अगर स्कोप है तो मैं सीट को थोड़ा सा और पीछे करना चाहूँगा। हल्का सा पीछे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। ये तो फिट चाहिए मुझे इस पोजीशन में। सो निखिल इज एक्चुअली बहुत चौड़ में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ में बैठोगे तो फिर आपके पास में जगह कम बच जाती है, बट अगर थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर लोगे, इतना भी कर लोगे, तो आई थिंक 5'8" तक का बंदा आराम से बैठ सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर निखिल और उसके पीछे निखिल तो नहीं बैठ पाएंगे यहाँ पर। या 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि 2 लोगों के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। बीच में अगर 3 अडल्ट बैठेंगे तो यू विल स्ट्रगल। बच्चा बैठ सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जब बच्चा भी बैठ रहा है तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी बाहर आ रही है, तो ये थोड़ा टच होगी। अब ये वाली जो सीट है एडजस्ट नहीं होती है। इनफैक्ट एक जो इनोवेशन इस सेगमेंट में हुआ है, सेरोस के अंदर सीट आगे पीछे भी हो जाती है, अच्छे से रिक्लाइन भी हो जाती है। ये वाली सीट एक्चुअली रिक्लाइन नहीं होती है। सेगमेंट में कुछ और गाड़ियाँ हैं जो आपको सीट रिक्लाइन करने का ऑप्शन देती है, वो हो जाता है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर कोई अडल्ट बैठेगा तो डेफिनेटली आपका पाँव यहाँ पे टच होएगा। 2 लोग बैठो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। सीट 2 लोगों के हिसाब से कंफर्टेबल है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने एक्सटीरियर के बारे में ऑलरेडी जान लिया है, इंटीरियर के बारे में ऑलरेडी जान लिया है। एक्चुअली कई बार जान लिया होगा, बहुत टाइम से यही बताए जा रहे हैं हम। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है और मुझे भी जानना है, वो है इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है इस इंजन की इज़ चुम्मेश्वरी। मतलब आपको मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट 1 लीटर TGDI इंजन दैट यू हैव इन द कंट्री राइट नाउ। रिफाइनमेंट लेवल पे थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर हो सकती है, बट अदर देन दैट जब आप परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हो, दिस इज़ सच एन एन्जॉयबल इंजन। ऑल्सो थोड़ा बहुत वो रिलायबिलिटी रिलेटेड इशू, तो EP से रिलेटेड कुछ इश्यूज हमने देखे हैं इन गाड़ियों में आते हुए, बट आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करो देन दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट engines out there. It's 1 liter 3 cylinder, the same engine जो कि स्लाविया में मिलता है, कुशाक में मिलता है, टाइगून में मिलता है और वर्टूस में मिलता है। इन चारों में एक्चुअली आपको 1.5 लीटर का इंजन में मिलता है पेट्रोल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है। दैट एज पर मी इज़ द बेंचमार्क इन द सेगमेंट। बट अगर ऑफकोर्स उसको इसमें लगा दिया है तो रॉकेट तो बन जाती है, बट रॉकेट बनने के साथ साथ महंगी भी हो जाती, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस भी हो जाती है आपकी। बट 1.5 और 1 लीटर की अगर आप बात करोगे तो 1.5 लीटर वाला ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। दिस इज इट। पहले तो कुछ सर्टेन RPM तक स्ट्रगल करता है, तो हाई जब आप स्पेशली शहर में चलाते हो तो आपको लगता है यार दम ही नहीं है, तो आप थ्रॉटल इनपुट को ज़्यादा देते हो, आप RPM बैंड में, सही RPM बैंड में आने की कोशिश करते हो। जब ये सब कोशिश करते हो, इसी चक्कर में आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। और वो टिपिकल टर्बोचार्ज इंजन्स में होता भी है ऐसा कि एक सर्टेन RPM तक, जैसे 1800 RPM तक या 2000 RPM तक, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती है। जो असली पावर बैंड है वो 2000 RPM के ऊपर ही आपको फील होती है। तो जब 2000 RPM के ऊपर फील हो रही है और अगर आप शहर में पुश कर रहे हो, बार बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, कहीं थोड़ा सा जगह मिली, आपने पुश किया, इंजन डिफरेंट RPMs पे जब होवर करता है तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। द बेस्ट वे यू कैन एक्सट्रैक्ट best fuel efficiency out of a turbocharged engine, be it TGDI, direct injected or not direct injected,
उन दोनों में थ्रॉटल इनपुट का बहुत ज़्यादा लेना देना है और कितने आरपीएम पे चल रहे हो उसका बहुत लेना देना है। तो जैसे कि अभी मैं एकदम ओपन हाईवे पे चल रहा हूँ, ओपन हाईवे पे यहाँ से फ्यूल एफिशिएंसी निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अभी 80 की स्पीड पे हूँ। आई एम डूइंग अबाउट 2100 आरपीएम। 100 के आसपास भी आऊँगा अगर मैं, तो 2500 आरपीएम के आसपास में होवर करूँगा। अगर उस पर मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया तो मेरी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया निकलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हायर गियर में लगाइए इसको और फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर दीजिए और क्रूज कंट्रोल को सेट कर दीजिए, बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकल जाएगी। पर शहर में निकालना अपने आप में एक कलाकारी है, आपको कलाकार होना ज़रूरी है, इट्स एन आर्ट टू बी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। बट अगर आप उस एस्पेक्ट को साइड में कर दीजिए तो उसके बाद में अगर आप ढूंढ रहे हो एक इंजन जो कि बहुत ही इंजॉयबल है, जो कि बहुत मज़ा देगा आपको द मोमेंट यू टैप इट, एक बार आप सही आरपीएम बैंड में, जैसे कि देखिए अभी जा रहा है 2000 आरपीएम टच किया इसने एंड देन मज़ा आ जाएगा आपको उसके बाद में। बट उसी के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होने लग जाएगी। तो आपको देखना है कि आपको गैम्बल क्या करना है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। एक चीज़ जो आप इस गाड़ी में बैठते ही फील करोगे कुशाक के कंपैरिजन में या स्लाविया के कंपैरिजन में, जो भी अभी स्कॉडास है, कि राइड क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली बेटर फील हो रही है। टूटे फूटे रास्ते हों तो उनके अंदर भी ये कंपैरेटिवली बेटर फील होती है। टूटे फूटे रास्ते मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको टूटे फूटे रास्ते पे ले जाओ, आप इसको ऑफ रोडिंग करने लग जाओ। ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ियाँ बनी नहीं है। बट अगर कभी कभी ख़राब रास्ते पे जाना हो तो एक तो ग्राउंड क्लियरेंस 190 एम के आसपास ठीक आपको मिल जाती है। फिर छोटा फुटप्रिंट है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उनमें चलाने में। इसका बहुत बड़ा रीज़न टायर्स भी हो सकते हैं। दीज आर रियली गुड टायर्स जो कि बहुत अच्छा ग्रिप भी दे रहे हैं और सोक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जब ये अंडुलेशंस आ रही है। ऑल्सो सस्पेंशन को हल्का फुल्का इन्होंने ट्यून भी किया हुआ, क्योंकि गाड़ी का वेट जो है वो कट डाउन हुआ है। ऑफकोर्स कुशाक के कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो हल्की फुल्की ट्यूनिंग वो वाली भी हो गई। तो ये सब मिला के ओवरऑल आपकी राइड क्वालिटी को बहुत अच्छा बना देते हैं। एक और चीज़ जो चेंज आपको मिलेगी, कंपैरेटिवली लाइटर स्टीयरिंग मुझे फील हो रही है, जो कि ज़्यादातर जनता को पसंद आएगी। तो राइड क्वालिटी ज़्यादातर जनता के हिसाब से बनी है, मेजॉरिटी जनता के हिसाब से बनी है। स्टीयरिंग भी जो है वो ज़्यादातर जनता के हिसाब से बना है। वैसे अभी मैं 80, 85, 90 की स्पीड कर रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद में आपके स्टीयरिंग में अच्छा वेट है, काफ़ी ऑर्गेनिक भी फील हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक परफेक्ट बोलते हैं ना कि मिक्स है कि आपको लाइट स्टीयरिंग मिल रही है शहर के हिसाब से और हाईवे के हिसाब से थोड़ी सी भारी मिल जा रही है। अभी ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है आपके पास में, जो थोड़ा सा नॉची आपको फील होगा, मतलब कंपेयर टू से कोरियंस और इवन जापानीज़। वहाँ पर जो उनका मैनुअल शिफ्ट जो स्टिक है वो शिफ्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। ऑल्सो इनका जो क्लच है, क्लच का ट्रैवल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कंपेयर टू इट्स राइवल्स। तो वो चीज़ है अगर आप मैनुअल ले रहे हो। ऑटोमेटिक अभी चलाएंगे थोड़ी देर में, उसमें क्या कुछ फील होता है वो बात करेंगे। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाना है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे रास्ते पे चलाना है जहाँ पर आप रोज़ स्ट्रगल करते हो अपने घर जाने में, ऑफिस आने में, तो फिर आपके लिए क्लच का जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लगा। आई थिंक द विजिबिलिटी इज़ रियली गुड, अच्छे से नज़र आ रहा है। IRV में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं हो रहा है, बड़े ग्लास एरियाज़ हैं और थोड़ी सी बॉक्सी भी लगती है। और कई लोगों को जो कॉन्फिडेंस आता है बोनट देखने में, वो चीज़ भी है। फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, आपकी कैसी भी हाइट आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वैसी नहीं आ रही है। तो ये ओवरऑल आई थिंक कहानी है। तो दैट्स दैट। अभी ऑटोमेटिक चलाते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम चला रहे हैं हरी गाड़ी, और हरी गाड़ी का मतलब है ऑटोमेटिक चला रहे हैं। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन नहीं है। तो जिन जिन लोगों को भी DCT पर क्वेश्चन मार्क है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टॉर्क कन्वर्टर है। इसको AQ250 ये लोग बोलते हैं और ये ज़्यादा रिलायबल अभी तक पाया गया है। जो मैनुअल के अंदर ऑफ कोर्स जो अपेरेंट एक इशू होता है कि आपको यू नीड टू कीप स्लॉटिंग योर गियर्स, क्योंकि टर्बो चार्ज्ड इंजन्स के अंदर आपको वो एक प्रॉब्लम होती है ना कि एक सर्टेन RPM तक आपको वो मज़ा नहीं आता है और आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। वो एक इंजन जो होता है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है, तो आप बार बार गियर चेंज करते हो, आप लोअर गियर में रहते हो जैसे कि आप हायर RPM पे रहो। यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे आप कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर फील करोगे। शहर में अगर आप चला रहे हो तो आपको ज़्यादा बेहतर फीलिंग ओवरऑल भी आएगी। वो जो लैग है वो यहाँ पे मिनिमल हो जाता है। ऐसा नहीं कि लैग गायब हो जाता है, लैग तो यहाँ पे भी रहता है, बट
वो आपका काफ़ी मिनिमल सॉर्ट ऑफ हो जाता है, विच इज़ नाइस। ऑल्सो इसके अंदर भी जो आउटराइट परफॉर्मेंस आपको चाहिए उसके लिए ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। थोड़ा सा जब आप पुश करोगे तो वो एफिशिएंसी जो है इसकी वो ड्रॉप होगी ही होगी, वो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो डेफिनेटली दिस इज इन द कार फॉर यू। बट इफ़ यू नीड एन इंजन दैट फील्स रियली रियली ग्रेट टू ड्राइव, एंगेजिंग है और मज़ेदार है, तो फिर आपके लिए हो सकता है। बट वो मज़ेदार वाली ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में ना इस वाली स्कोडा में थोड़ा डाइल्यूशन हुआ है, जो कि मैंने मैनुअल में भी बताया था। स्टीयरिंग डजंट फील एज एंगेजिंग इवन एट हायर स्पीड्स। हाँ ठीक है, लो स्पीड्स के लिए आपने लाइट कर दी है, बहुत अच्छी बात है, बट हायर स्पीड्स पे 80, 85, 90 की स्पीड जब मैं कर रहा हूँ तो भी मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो द काइंड ऑफ स्टीयरिंग दैट यू हैव। अब देख रही वाली रोड ऊपर नीचे हो रही है, ये बढ़िया रोड बना रखी है गोवा वालों ने, और यहाँ से आपको ये पता पड़ रहा है कि राइड क्वालिटी जो है वो बहुत शानदार इस गाड़ी की है। बार बार देखो रोड, क्या मस्त रोड है, ऐसे बना के छोड़ दी उन्होंने। हल्का सा वो जो वाइब्रेशन है, बिल्कुल हल्के से वाइब्रेशन वो इनिशियली आपको फील होते हैं। मैनुअल में वो ज़्यादा आपकी फीलिंग होती है क्योंकि आप पेडल्स पे रहते हो, आप तीनों पेडल्स के साथ में प्ले कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा फीलिंग आती है। बट वो गायब हो जाती है जैसे ही आप एक सर्टेन स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाते हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होती है। जो एफिशिएंसी है आप इससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करो, सिंस स्टार्ट 9.4 kmpl की ये दिखा रहा है, विच इज़ंट अ लॉट। बट अगर आप हाईवे पे हो, अगेन इससे भी वो 17-18 निकाल सकते हो। स्पीड आप रखिए लगभग 90 के आसपास और क्रूज कंट्रोल में डाल दीजिए और आप एफिशिएंसी निकाल लोगे, वो भी हाईवे पे। पर शहर में तो भैया आपको स्ट्रगल होगा, जो होगा ही होगा। अब फाइनल बात कर लेते हैं। तो स्कोडा काइलैक को फाइनली मैंने चला लिया है रेगुलर रोड्स पे। ट्रैक पे चलाया था और ट्रैक का एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत था वो शेयर कर दिया था, बट आज थोड़े से कंपैरेटिवली सभी तरीके के रास्तों पे चलाने के देखने के बाद में एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि ये आपकी टिपिकल स्कोडा नहीं है, क्योंकि ये मासेस के लिए बनी है तो उस हिसाब के चेंजेस भी किए गए हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए। जिस हिसाब का राइड और हैंडलिंग बैलेंस मासेस के लिए चाहिए या इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए चाहिए, वो इन्होंने अचीव किया है। तो अगर आप पोलो या फाबिया लेगेसी से आ रहे हो और आपको लग रहा हो कि मैं ये गाड़ी लूँगा तो मेरी वो वाली जो पोलो और फाबिया जैसी फीलिंग आ जाएगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ये ज़्यादा मास को अपील करने के लिए बनाई गई है, एंथुसियास्ट को अपील करने के लिए नहीं बनाई गई है। बट एक चीज़ जो मासेस को ज़्यादा पसंद है वो है ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें कि ये डेफिनेटली हो सकता है आपको निराश करे। हाईवेज़ पे आराम से चलाओगे तो ठीक निकाल सकते हो, बट जब शहर में चलाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि एफिशिएंसी तो डेफिनेटली कम है। बाकी ओवरऑल पार्ट शेयरिंग होना लाजमी है, बहुत सारी गाड़ियों के साथ में इंजन, ट्रांसमिशन सब शेयर होना लाजमी है, जो कि यहाँ पे हुए भी हैं और इसकी वजह से प्राइस भी एक अच्छी अचीव हुई है। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।